वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इतिहास में मध्यकालीन भारत पे 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला भारत पर मुस्लिम आक्रमण, और दूसरा सल्तनत काल, और तीसरा विजयनगर साम्राज्य। आज इसी वीडियो में देखेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है आप लोगों को। तो आते हैं, क्या है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पहला टॉपिक, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 711 ईस्वी पे हुआ था। नेक्स्ट आएंगे, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में ही किया था। और जो बेसिक्स टॉपिक बनने के लायक होगा तो उसको हम बहुत बेसिक डिस्कस करेंगे, तो देखते रहें। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई थी। अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो तुर्कों ने किया था, याद रखना आप लोग, ठीक है। जैसे कि तुर्क चीन उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक आशाब बर्बर जाति की हुआ करती थी। अच्छा, गजनवी वंश के संस्थापक कौन था? तो अल्पतगीन था, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मोहम्मद गजनवी इतिहासकार कौन था? तो उत्बी। शहनामा का लेखक कौन था? तो फिरदौसी। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अल ब्रूनी था। चलो देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल ब्रूनी ही था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के का निर्गत किए थे? तो मोहम्मद गजनवी था, ठीक है। और जैसे कि मोहम्मद गजनवी 1001 से लेकर 1027 के बीच में कितनी बार आक्रमण किए? तो 17 बार आक्रमण किया था। तो देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट हैं आक्रमण, वो आज हम बता रहे हैं। देखते हैं, जो 1001 में जो आक्रमण हुआ था, ये आक्रमण गजनवी ने पेशावर के निकट हिंदू शाही राजा थे, तो उनका नाम जयपाल था, तो वो उनको पराजित किया था, ठीक है। और जयपाल के बाद आनंदपाल गद्दी पर बैठ गया था। फिर मोहम्मद गजनवी ने मुल्तान को 1006 ईस्वी में विजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि और फिर आक्रमण कन्नौज। मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज पर 1018 ईस्वी में ये भी किया, ठीक है। और फिर इसके बाद मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में ही आक्रमण किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को मक्का मदीना पर गजनी की मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाया था इसने, ठीक है। और मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। तो किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध किया था। फिर इसके बाद मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गजनवी का दरबारी एक इतिहासकार कौन था? तो उत्बी था। उत्बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। तो उत्बी था। और किताब उल यामनी की रचना उत्बी ने ही किया था। कौन सी बुक? किताब उल यामनी, ठीक है। और जैसे कि बुक कौन सी है? शहनामा के रचनाकार कौन है? शहनामा के रचनाकार जैसे कि वो फिरदौसी हैं, ठीक है। शहनामा के फिरदौसी। अल ब्रूनी के किताब उल हिंद, ठीक है। और जैसे कि और जान लेते हैं, मोहम्मद गजनवी के 2 पुत्र थे, मसूद और मोहम्मद थे। बस इतना ही जानेंगे। और हाँ, सोमनाथ मंदिर पे जो 1025 में जब आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, तो लगभग 50 गजनवी ने 50,000 हिंदुओं को कत्ल किया था। और मोहम्मद गजनवी ने अपने इस्लाम का यह बढ़ाने का सिकन मूर्ति भंजक तौर पर पेश किया था। तो अब आते हैं नेक्स्ट देखेंगे,
मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो 1194 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट आएंगे, वह युद्ध किसके बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, तो तराइन का दूसरा युद्ध हुई थी। और जैसे कि जान लेते हैं थोड़ा सा अब मोहम्मद गौरी के बारे में भी जान लेते हैं, कितने युद्ध कैसे क्या किया। पहला युद्ध हुआ था, पहला युद्ध 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था। ठीक है, फिर लीजिए और एग्ज़ाम में याद आते हैं। 1175 में किया, 1175 में पहला किया और फिर 1178 में, सन याद रख लेना कुछ। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। ठीक है, किससे? भीम द्वितीय से। और फिर इसके बाद 1179 मोहम्मद गौरी ने पेशावर को जीत लिया था। ठीक है, फिर आएंगे, अभी तराइन तक पहुंचेंगे। फिर 1185 ईस्वी में, 1185 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सियालकोट को जीता था, सियालकोट को जीता था, फिर वापस चला गया था। फिर 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण किया था। कहाँ पे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला, लाहौर पर आक्रमण किया था। फिर इसके बाद देखिए, फिर आते हैं अब तराइन पर। फिर किसके? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, और किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो देखिए इसकी जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी, पराजय हो गई थी, और जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की, उसकी पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है ना। और 1192 ईस्वी में फिर सेकेंड तराइन का युद्ध हुआ था, और तराइन का द्वितीय युद्ध यही हुआ था। मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी, जीत हो गई थी, और जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, हार पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। तीसरा युद्ध दिल्ली में हुआ था, भारत पे गौरी की राजधानी बन गई थी। ठीक है, अगर पृथ्वीराज चौहान चाहता ना तो प्रथम युद्ध 1194 में इसको मार देता, मोहम्मद गौरी को, लेकिन नहीं, इसने छोड़ दिया था। ठीक है, फिर दूसरी बार में पृथ्वी गौरी जीत गया था। तो आते हैं, नेक्स्ट आएंगे अब, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी के विकास किस दास ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद, जो हमने पहले बताया था ना, किताब उल हिंद की। ठीक है, अल बरूनी ने। और देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, हमने पहले भी बताया था आप लोगों को। शहनामा की रचना फिरदौसी और अल बरूनी ने किताब उल हिंद। ठीक है ना, देख लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तो मध्य एशिया एक बड़े साम्राज्य की स्थापना का धन प्राप्त करना चाहता था। अच्छा, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में जो बताया, किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। और मोहम्मद गजनवी भारत अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध, जाटों से। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने किस वंश का था? तो यामनी वंश का था। और आते हैं, ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो लाहौर। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। अच्छा, तराइन के द्वितीय युद्ध किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। देखो बताया ना अभी हमने, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में इसने हराया था, पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, और आते हैं, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद। देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं, वह हिंद के युद्ध 1008 ईस्वी 9
कि किनके बीच में लड़ा गया? तो मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय। नेक्स्ट आएंगे, अब आते हैं सल्तनत काल। अभी आप लोगों ने देखा, अब नेक्स्ट आएंगे सल्तनत काल। ठीक है ना, भारत पर मुस्लिम आक्रमण आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब 1206 ईस्वी 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल पर ही डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक बहुत लंबा है ये, तो देखते रहें। दिल्ली, ये मान के चलिए कुछ ही एक ही वीडियो में 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं और बहुत कम समय के साथ। तो देखते रहें, कुछ बेसिक से कुछ ऐसे। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा थी तो फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुमिश की बेटी थी। ठीक है। और जैसे कि किसने ढोल की तेज आवाज के साथ महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य को भयानक चित्रण किया था? इब्न बतूता। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुमिश ने चलाई थी। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कौन शासक था ऐसा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये लाखों का दान किया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट आएंगे। अच्छा ये देखें, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तो खान। ठीक है ना। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य किसने पूरा किया था? तो इल्तुमिश ने किया था। दिल्ली सल्तनत काल का थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं और प्रमुख वंश भी जान लेते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा। 1206 से 10। फिर आराम शाह 1210 से 11 ईस्वी तक। ठीक है। फिर इल्तुमिश 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुमिश रहा। ठीक है। और फिर जानेंगे रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी तक, बस एक ही साल रहा, वो भी एक साल ही नहीं रह पाया था इसमें। फिर रजिया बेगम आ गई थी। रजिया बेगम 1236, ये किसकी पुत्री थी? तो इल्तुमिश की थी। 1236 रजिया बेगम ने रुकनुद्दीन फिरोज को हटा दिया था। ठीक है, मार के भगा दिया था। तो रजिया बेगम फिर बैठ गई थी। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक ये फिर रही। फिर मौजुद्दीन बाराहम शाह 1240 से 42 ईस्वी तक। अलाउद्दीन मसूद शाह ये 1242 लेकर 1246 तक रहे। नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 66 तक। बलबन फिर आ गया, बलबन भी बहुत उधम मचाया। बलबन ने 1266 ईस्वी से 87 ईस्वी तक रहा। कैकुबाद शमसुद्दीन कीमर्स 87 से लेकर 90। ठीक है ना, 3 साल रहे। फिर देखिए खिलजी वंश में, खिलजी वंश जब आ जाता है, दिन खिलजी 1290 ईस्वी से 96 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। 1296 से 1316। अच्छा, कुतुबुद्दीन मुबारक ये 1316 से 1320 ईस्वी तक 4 साल रहे। तुगलक वंश फिर आ गया। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। फिरोज तुगलक 1351 से 1388। फिर अन्य शासक रहे 88 से फिर 1412 ईस्वी तक अन्य शासक रहे थे। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है ना। फिर सैयद वंश आ जाइए। खिरज खां 1414 से 1421। मुबारक शाह 1421 से 1434। मोहम्मद शाह, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। फिर आते हैं लोदी वंश।
लोधी वंश में बहलोल लोधी आया, 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक रहा ये, ठीक है ना, 1489 तक रहा। फिर सिकंदर लोधी आ गया, 89 से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा। इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक। फिर आ गया था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, तभी तो ये इनका हट गया था। अभी तो बाबर की जीत हो गई थी, इब्राहिम लोधी हार हो गई थी। देखते हैं, ये है, देखिए आप लोग, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश, उनका कार्यकाल, गुलाम वंश आ गया था। फिर 1206 से 1290 तक गुलाम वंश ही रहा था। अभी बताया ना आप लोग, जो प्रमुख वंश है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। लोधी वंश हो गया, सैयद, तुगलक, खिलजी, याद रख लीजिए आप लोग। अब गुलाम वंश में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी, और तुगरिल को मोहम्मद गौरी ने बयाना का गवर्नर बनाया था। कुतुबुद्दीन एक ऐसा था जो कि बहुत गरीबों में दान किया करता था, तभी लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली का गवर्नर था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को गौर के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद ने दास्ता से मुक्त कर दिया। अब फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी यलदौज के बेटी से हुई थी। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर चौगान पोलो खेलते समय हो गई थी। फिर लाख बख्श हमने बताया अभी आप लोगों को ना। फिर दिल्ली में कौतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 1206 लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर यह है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक लाहौर से ही शासन किया था। फिर यही ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य सुदृढ़ पर दिया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी नसरुद्दीन कुबाचा से की थी। फिर ऐबक ने अपनी दूसरी पुत्री की शादी इल्तुमिश से किया था। समझ में आ गया होगा आप लोग, ये स्टोरी थी, ठीक है। कुछ और हम इल्तुमिश के बारे में जान लेते हैं। इल्तुमिश इल्तुमिश से बहुत प्रश्न बनते हैं। इल्तुमिश जब आया, जब शादी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन पुत्री से किया, तो इल्तुमिश जब बड़ा हुआ ना, तो आराम शाह और इल्तुमिश का युद्ध होता है, तो आराम शाह हार जाते हैं और इल्तुमिश जीत जाता है। फिर इल्तुमिश ने जब गद्दी पर बैठा, जैसे ही गद्दी पर इल्तुमिश बैठा, इसे गुलामों वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, ठीक है ना। और इसको शमसी वंश के नाम से जानते हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत आता है कि शमसी वंश के किसे जानते हैं, तो इल्तुमिश को। गद्दी पर बैठते ही कुतवी, मोजी, कुवाचा, यलदौज, गयासुद्दीन, मोहम्मद, आराम शाह, ये सब, ठीक है ना। और फिर इसके बाद सिक्के चलवाए थे। सिक्का कौन सा? टका चांदी का था, जो कि 175 ग्रेन का था, ठीक है, 175। ये सब बहुत बेसिक सा है, बेसिक है। और जीतल, देखो ये चांदी का था, टका जो कि 175 ग्रेन का था। फिर इसके बाद जीतल, जीतल ये तांबा का था, जो कि 1 टका 48 जीतल का हुआ करता था, ठीक है। और इसने लाहौर में राजधानी दिल्ली करवाई थी, इसने ही करवाई थी, लाहौर से राजधानी दिल्ली करवाई, जो कि अभी तक, ठीक है ना। और गुलाम, और हाँ, उपाधि अमीर उल, अच्छा, इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था, ठीक है। तो बस इतने ही प्रश्न बनते हैं, और तो बहुत बनते हैं, लेकिन और प्रश्न जानेंगे। और देखते हैं, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। और नेक्स्ट, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर। वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरे के स्तर से अधिक ना लगे। तो संदर्भ किसका है? तो बहलोल लोधी का था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किए? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के उसमें किया था। और नेक्स्ट देखेंगे क्या है,
सन 1329 ईस्वी 1330 के बीच तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा जो कि टोकन करेंसी कहते हैं, तो प्रचलित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और देखते हैं दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था, तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। अच्छा, दिल्ली पर राज करने वाले उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो कौन थी, रजिया सुल्तान। तो चलो थोड़ा सा रजिया सुल्तान के बारे में भी जान लेते हैं। रजिया जब गद्दी पे बैठ गई थी ना, फिर क्या हुआ था, जब गद्दी पे बैठ गई थी तो ये लाल वस्त्र धारण किया करती थी, जिसे कुआ बोलते, जो कोट था, कोट कुआ के नाम से जानते थे, और कुल्हा के नाम से टोपी जानते थे। और फिर जैसे कि रजिया जलालुद्दीन से बहुत प्यार करती थी। थोड़ी सी स्टोरी है, सुने। रजिया ने जलालुद्दीन से बहुत प्यार करती थी, जलालुद्दीन भी करता था। पंजाब का गवर्नर अल्तुनिया ने भी रजिया से प्रेम करता था। रजिया एक थी, प्यार करने वाले दो थे, जलालुद्दीन था, अल्तुनिया था। लेकिन अल्तुनिया प्यार करता तो था, लेकिन रजिया को मालूम नहीं था। एक दिन क्या हुआ, रजिया का भाई बहराम शाह ने अल्तुनिया के पास गया, बोला हम अपनी बहन से विवाह कर देंगे, हमें इसके बदले में गद्दी थी तू। तो कहा ठीक है ना, अल्तुनिया ने कहा ठीक है। फिर इसके बाद बहराम शाह ने रजिया के पास गया, जो कि गद्दी पे बैठी थी वो, और बोला कि हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। कौन, देखो उल्टा कैसा कह दिया। बहराम शाह ने रजिया के पास गया, बोला युद्ध के लिए बोल रहे हैं। सेना लेकर पहुंची रजिया ने पंजाब के गवर्नर अल्तुनिया के पास। ये स्वागत किया, अल्तुनिया ने स्वागत किया, चलो हम अपने बहन के लेकर आए हैं हमारे शादी के लिए, हम गद्दी दे देंगे। लेकिन अल्तुनिया ने ऐसा सोचा, लेकिन ये पंजाब का गवर्नर भी था ये, ठीक है ना। फिर नाइट में खाना खिलाया, किसको, अल्तुनिया, इसकी रजिया की पूरी सेना को, और खाना खिलाया, सारी सेना मर गई, केवल बची कौन, रजिया। तो तुरंत रजिया से विवाह कर लिया। भाई ने प्रेम, जो भाई शादी कर लिया, रजिया ने शादी कर लिया। बहराम शाह ने आते देखा कि मेरी दीदी शादी कर ली है इनसे, हमको गद्दी देंगे, लेकिन ना, नहीं दिया, लेकिन दोनों को मार दिया था। बहराम शाह ने गद्दी में आते हुए देखा तो मार दिया था। लेकिन प्रश्न क्या बनता है कि रजिया अल्तुनिया की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कैथल हरियाणा के पास पड़ता है, ठीक है ना। बहुत लंबी स्टोरी है। हाँ, नेक्स्ट आएंगे, क्या था, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। यात्री अब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। अलाउद्दीन दरवाजा किसका मुख्य द्वार था, तो कुतुब मीनार का था। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। प्रश्न क्या बनता है, जैसे कि आप लोग याद रखें, बाजार से नियंत्रण, खरीदारी या कुछ भी कैसा प्रश्न कहे तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। राज्य संबंधों में उलेमा का दखल विरोध किस सुल्तान ने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जो कि स्थायी सेना रखी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा स्वरूप के अधिराज्य में आना स्वीकार किया, तो खिरज खां सैयद। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, तो सिकंदर लोदी था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव था। और आएंगे, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। लेकिन बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान को कहा है,
के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था तो चौधरी था। फिर देखेंगे, अच्छा, गुलाम वंश का प्रथम शासक हमने बताया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था, वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? जो कि एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद अजमेर में राजस्थान पर स्थित है। पहले यह संस्कृत विद्यालय था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर यह इसको मस्जिद बनवा दिया। तो जितने भी शासक थे, आया राजगद्दी मिली तो कुछ में कुछ तोड़ फोड़ जरूर करवाया है। उसने बनवाया है, किसी ने बनवाया है तो खुद गद्दी पे आए हैं तो खुद ने तोड़वाया है। यही इनके शासकों में हुआ है। सुल्तान कुतुब ऐबक की मृत्यु कैसे, जो कि बताया था आप लोगों को ना। तो आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में विकसित किया? तो इल्तुतमिश। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी भी घोषित किया? तो इल्तुतमिश। ठीक है, तो और देख लेते हैं। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा देखें जो बताया था, और एक बार फिर देख लेते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबों के सिक्के चलवाए थे, जो कि सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के थे। चांदी का टका, चांदी का टका कहते थे, तांबे का जीतल कहते थे। और उसी आरंभ में सिक्कों पर टकसाल के नाम से लिखवाए ये परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की दूसरी पुत्री किसके साथ शादी हुई थी? तो इल्तुतमिश की। और इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? कौन? रजिया। ठीक है, चलो याद रखें इसे, थोड़े थोड़े पॉइंट एग्जाम में बहुत फायदेमंद होंगे। मंगोल उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? इल्तुतमिश। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान समकालीन था? तो इल्तुतमिश था। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था तो मालिक जानी। रजिया बेगम सत्ताच्युत करने के साथ हाथ था तो तुर्कों का हाथ था। और किस शासक ने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज का प्रारंभ करवाया था? तो बलबन ने ही करवाया था। बलबन ने फारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज की भारत में शुरुआत की थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी मनोपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि भूमिकर को उत्पादन करने का 50% तक कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित किया? तो सैयद वंश। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। ठीक है, तो और आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार भी दिया जाता था? तो फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए हैं? तो फिरोज शाह तुगलक। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज। अलाउद्दीन दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो कि लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में सबसे मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई तो जफर खां। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी? रत्ती। रत्ती का संस्कृत रत्ती भर बोलते थे ना। अच्छा, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसने सल्तनत के काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुसलिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिले? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट आएंगे, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन नाम था।
कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो काबुल में हुआ था। ठीक है, काबुल में हुआ था 1508 ईस्वी में। और हुमायूं के 4 भाई थे। ठीक है, और हुमायूं के पिताजी क्या नाम था? तो बाबर नाम था। ठीक है, और हाँ, 4 भाई कौन कौन से थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी हिंदाल थे, जो कि हुमायूं दिल्ली आगरा का निवासी था, कामरान कंधार और काबुल पंजाब को देखता था, अस्करी, ठीक है ना, और जैसे कि हिंदाल मेवाड़ और देखता था। और हाँ, इसकी बहन, हुमायूं की बहन कौन थी? तो गुलबदन बेगम थी। और गुलबदन बेगम हुमायूंनामा एक अरबी भाषा में लिखी, एक फारसी भाषा में। और देखो, अरबी में लिखी बाबर के नाम पर और फारसी हुमायूं। ये बहुत डाउट प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, ये याद रखें, अरबी बाबर और फारसी हुमायूं। और हुमायूं के समय मुगल प्लस तुलादान प्रथा शुरुआत थी, मुगल चित्रदान की शुरुआत थी। अच्छा, हुमायूं के 7 रंग कपड़े कौन कौन थे? जो प्रश्न अच्छे हैं वो देखेंगे। शनिवार को काला कपड़ा पहनता था, और रविवार को पीला कपड़ा पहनता था, और सोमवार को, मंडे को सफ़ेद कपड़ा पहनता था। हुमायूं को डर था कि, चलो वो प्रश्न और किसी वीडियो में जानेंगे, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि वही प्रश्न देखेंगे जो अच्छे, और हिस्ट्री में जब मुगल काल पढ़ाएंगे तब बेसिक में डिस्कस करेंगे, नहीं बेसिक्स डिस्कस कर बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो आते हैं, और नेक्स्ट क्या है? और हाँ, युद्ध कौन कौन से हुए थे? 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो हुमायूं की हार हुई थी, शेर खान की जीत हो गई थी। और फिर इसके बाद बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कन्नौज बिलग्राम का 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। और शेरशाह सूरी के जीता था, हुमायूं भी हार गया था। ठीक, क्योंकि उनके साथी जो भाई थे ना, कोई साथ नहीं दिया था, लेकिन 2 दिए थे, अस्करी हिंदाल दिए थे लास्ट में हुमायूं का, लेकिन हुमायूं भाग गया था, दिल्ली चला गया था, शादी हो गई थी उसकी। फिर 15 अक्टूबर 1542 को अकबर जन्म लेता है, और कहाँ पे लेता है ये प्रश्न बनता है। पंजाब के राजा राणा वीरसाल अमरकोट के महल में हुआ है था। ठीक है, अरे हुमायूं जब कन्नौज का युद्ध भी हार जाता है ना, तो ये भाग जाता है अपने गुरु के पास, गुरु मीर अली के घर। उनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से प्यार हो जाता है, भगा ले गया, फिर विवाह कर लेता है, तभी अकबर का जन्म होता है। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 में। तो चलो देखते हैं, लेकिन हाँ, हुमायूं बहुत ज्ञान उसे बहुत था, ये समझ लेना, ठीक है। तो आते हैं, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए विभाग दीवान खैरात दान विभाग स्थापित किया था, तो वह फिरोज तुगलक था। और किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों के सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। देख पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, तो अमीर खुसरो। अच्छा, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था कि फिर से मंगोल आक्रमण ना हो जाए। तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। और किस सुल्तान के काल खालिसा भूमि पैमाने के विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के, टका, सांसगनी एवं जीतल किन धातुओं, जो कि बताया आप लोगों को, चांदी, टका, जीतल, तांबा, नेक्स्ट आएंगे, ये देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, इस प्रकार के हुआ करते थे। अमीर को ही जो कृषि विभाग के थे, तो नामक के नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और आएंगे, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने,
अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मालिक। और आएंगे जवाबित थे राज्य कानून किस राजवंश के अंतर्गत विचारत चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर निर्माण करवाया था। मस्जिद निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है? चंगेज खान। बहुत हम हैं ईश्वर के अभिशाप। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इल्तुतमिश था। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है। और देखेंगे सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाना में जमा करने का आदेश राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था तो वह था फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। तो चलो और आते हैं, नेक्स्ट आएंगे भाई, देखते हैं। और चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भाव धारण की तो जिले इलाही। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद लकड़ी से बने राजस्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक। और हाँ, आप लोगों को पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम ज्वाइन है, आप लोग हो सकते हैं, उसके माध्यम से टेलीग्राम पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है। लोदी वंश का संस्थापक सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था तो सिकंदर लोदी था। और फिर आएंगे किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो सिकंदर लोदी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने के साथ हाथ था तुर्कों का था। और किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? तो फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने लगा दिया था। और देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 1206 से लेकर 26 तक कुल 320 वर्षों में दिल्ली का एक मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा, जो कि दिल्ली सल्तनत काल का कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का एक प्रथम सुल्तान था ये ना। और इसके बाद देखते हैं गुलाम वंश, जो हमने दिखाया था पहले। गुलाम वंश देख लीजिए फिर से। 1206 से 1290 84 वर्ष तक शासनकाल हुआ। फिर खिलजी का हुआ था 90 से लेकर 1320 तक, 30 वर्ष का हुआ था। तुगलक वंश का 1320 से 1414 96 वर्ष, सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश ही रहा था। फिर इसके बाद गुलाम वंश रहा था। सैयद वंश 1414 से 51 36 तक रहा शासन। लोदी का 76 वर्ष शासनकाल किया ना। तो सैयद का कम रहा, खिलजी का वंश का कम रहा, 30 वर्ष तक रहा। गुलाम वंश 84 वर्षों का एक 10 सुल्तान हुए थे, जिनके नाम कौन कौन से इस प्रकार हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 10, आराम शाह 1211, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद। ठीक है। तो और देखते हैं, खिलजी वंश 30 वर्ष तक शासन रहा, जो कि 4 शासक रहे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक खां खुसराव शाह ना। फिर तुगलक वंश में 96 वर्ष तक रहा, जो कि इसमें 8 शासक रहे। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन, फिर अबू बकर, नसरुद्दीन, अलाउद्दीन, सिकंदर शाह, हुमायूं, फिर महमूद शाह था। ठीक है ना। सैयद वंश में 36 वर्ष के 4 शासक के रहे हैं ना। खिलज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है। अच्छा, लोदी वंश का 76 वर्ष तक रहा, जो कि 3 शासक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। देखिए, इब्राहिम लोदी लास्ट है ना। तो ये इसके बाद कौन मुगल काल आ गया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हरा दिया था, जो कि कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध।
ठीक है। तो इब्राहिम लोदी से भी प्रश्न बहुत बनते हैं, जरूर याद रखें। ठीक है, चलो और आते हैं। अब नेक्स्ट आएंगे, दिल्ली सल्तनत का मैप देखेंगे। कश्मीर कहाँ है और देख पा रहे होंगे मैप में, छोटा करते हैं पहले। ठीक है, देखो लाहौर, ये जो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, लाहौर, और ये देख पा रहे होंगे कामरूप, ब्रह्मपुत्र नदी है इधर, बंगाल की खाड़ी भी जो कि बे ऑफ बंगाल कहते हैं। और बस यही सल्तनत काल यहाँ था, ये आप लोग मैप के माध्यम से देखें। ठीक है, और जैसे कि घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 बार नए कर लगाए थे, जो कि घड़ी कर और चराई कर दुधारू पशु पर। 1306 ईस्वी की बात, अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु थी। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयु विज्ञान सहित अनेक विद्याओं का माहिर था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। एक आमिर को ही एक नया विभाग सुल्तान शुरू किया, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान ने पृथक कृषि स्थापना, मोहम्मद किस फसल एवं फसल? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने को ही संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक के ना। और जैसे कि देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद तक। अच्छा, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन जो तुगलक थे, दिल्ली का एक काजी नियुक्त किया गया था। अच्छा, होली त्यौहार सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। हुक के सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। और आएंगे, दिल्ली के किस सुल्तान उद्देश्य अनुवाद विभाग की स्थापना की, जो कि दोनों संप्रदायों के लोगों एक दूसरे के विचार की समझ के बेहतर हो सके? तो फिरोज शाह तुगलक। अब आ जाएं विजयनगर साम्राज्य। पहले आप लोगों ने भारत मुस्लिम आक्रमण देखा और काफ़ी डिटेल में जाना, फिर सल्तनत काल भी काफ़ी लंबा था, उसको कवर किया। अब विजयनगर साम्राज्य भी कवर कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1326 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर के दक्षिण में फैला था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की, जो कि विजयनगर साम्राज्य सब प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। और कृष्णदेव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे, जो कि पुर्तगालियों के। विजयनगर राजधानी तट पर स्थित है, तो कौन? तुंगभद्रा। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा। किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की? देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में अपने नए राज्य शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण समाप्त समस्त भूमि उस देवता की है, हरिहर एवं प्रथम। ठीक है, और देखते हैं, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा से लड़ा? कुली कुतुब शाह। और कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के सुल्तान थे ना। अच्छा, कृष्णदेवराय ने दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। आंध्र भोज की उपाधि किस धारण ने की थी? कृष्णदेवराय ने। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने अधीन किस साहित्य स्वर्ण युग था? तेलुगु। विजयनगर प्रसिद्ध हजारी मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? कृष्णदेव राय। देख पा रहे होंगे चित्र। और अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। वैदिक ग्रंथ जो कि शायद को आश्रय प्राप्त विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर के राजाओं द्वारा तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तो विजयनगर और विजयपुर। और जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था?
तो वेंकट द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य उद्देश्य क्या थी? तो भू राजस्व। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय सुर निकालते हैं कहाँ अवस्थित थे? तो हम्पी में। ये कहाँ? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। और देखते हैं, ये देखिए हम्पी का है। विजयनगर अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में। ठीक है, ऐसा चित्र है जो कि 50 के नोट में देख पा रहे होंगे। अच्छा, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जो कि पुर्तगालियों के साथ ही संधि की थी? तो कृष्णदेव ने और राय ने। और विजयनगर जो था, कमेंट करना है आप लोगों को, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद आदिल शाह। कृष्णदेवराय ने किसके समकालीन थे? तो बाबर के। हम्पी, तिरुवन्नमलई, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों को बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेवराय ही था। हरिहर बुक्का जिस संत का प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम माधव विद्याण। और कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो एक यह है कालीकट था। और अच्छा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। यहाँ 14वीं सदी में हुआ था। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हम्पी खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक। किस संगम वंशी शासक को पौड़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय सेकंड। अच्छा, विजयनगर का पहला शासक बहमनियों को गोवा छीना। ठीक है ना? तो हरिहर सेकंड। विजयनगर साम्राज्य को वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो भू राजस्व थी। और देखते हैं अठवड़ का मतलब क्या है? तो भू राजस्व विभाग। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो गुंबज आदिल शाह। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो हरिहर बुक्का का। चार मीनार स्थित है? तो हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल में हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। कल्लड़ की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? तो जॉन राज एवं श्रीवर। अच्छा, अपने मधुरा विजय या वीर वीर कांपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली काव्यत्री थी? तो गंगा देवी थी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू 1347 ईस्वी में। हैं वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायर किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्य काल। और देखते हैं मैप में, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी है और देवगिरी। देखिए नर्मदा नदी किस धारा, कैसी धारा है? देखिए देख पा रहे होंगे। फिर नीचे ताप्ती नदी है, देवगिरी है, फिर देखो माही नदी यहाँ से ना, और गोदावरी नदी ये धारा ऐसे जा रहा है। और देख पा रहे होंगे ये है बंगाल खाड़ी, विजयनगर। ठीक है, देखो भीम नदी, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। अच्छा, उदयगिरी और कावेरी नदी किस प्रकार? ठीक है, और नीचे फिर श्रीलंका है ना, और विजयनगर, उदयगिरी राजधानी। अच्छा, सैन देखो ये देखें आप लोग, यहाँ पे देखें आप लोग, ये प्रश्न कैसे क्या है? तंजौर, तंजौर कहाँ पे है? ठीक है, देखो तंजौर यहाँ पे है। और किस जगह, किस स्थान पे, ये आप लोग कमेंट करना है और मैप के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे भारत में कौन सा राज्य पड़ता है? आते हैं विजयनगर के और प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य का बारे में।
जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और देखेंगे, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो जौनपुर को। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वह जैन उल आबेदीन। अहमदनगर के निजाम शाही वंश किसे कहा जाता है? हुआ कैसे हुआ? तो अहमदनगर हुसैन शाह आजीवन कारावास दिया गया था। और गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद। दार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो होयसल। होयसल की प्राचीन राजधानी दार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हैरेबिट। किस स्मारक गुम्बज के जो संसार विशालतम गुम्बजों में से एक गोल गुम्बज बीजापुर। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज के नाम से प्रसिद्ध है। तो गुजरी महल किसने बनवाया था? तो मान सिंह ने। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध। और आएंगे, कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तो तमिल। कृष्णदेवराय के राजकवि था तो पेशना। विजयनगर किस शासक का था? तो आंध्र पितामह भी कहा जाता है कृष्णदेवराय को। और आएंगे, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य क्लासिक युग माना जाता है? तो कृष्णदेवराय। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह। और आएंगे, किस मंदिर की भीतरी दीवारों को रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो हजार रामा स्वामी मंदिर। ठीक है। और मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? तो मदुरा के नायकों ने। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? तो नुसरत शाह। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह फर्स्ट। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? जो कि हम्पी में। ठीक है। और 16वीं सदी का धार्मिक आंदोलन भी देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक थे तो रामानुज आचार्य हैं। और आएंगे, ये देख पा रहे होंगे, ये हैं रामानुज आचार्य जो किस प्रकार प्रतिपादक थे? भक्ति आंदोलन के थे। ठीक है ना। तो और देखते हैं, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर। और कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। ये है रामानंद। और देख लेते हैं, कुछ करंट का है सिस्टम, कैसे करंट क्या है, कुछ मैप के माध्यम से देखेंगे। और परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है ना, किस प्रकार है देखें। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, अभी बेल आइकन भी प्रेस कर दें, समय से नोटिफिकेशन आता रहेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 2001 में प्रारंभ हुई थी और 2012 में पूरी हो गई थी। तो 5,846 किलोमीटर की है। यह परियोजना 13 राज्यों में दी जाती है। और देख पा रहे होंगे दिल्ली से आगरा कैसा है, आप लोग देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। ठीक है ना। और हाँ, ये वाला प्रश्न बहुत, NH16 चेन्नई से कलकत्ता की ओर जाता है और तमिलनाडु, ठीक है ना, देख पा रहे होंगे आप लोग, याद कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, NH जितने भी होते हैं NH4 किस संबंधित है, कहाँ की ओर जाता है, ये आप लोग कमेंट करना है। ठीक है, देख करके। अच्छा, राजमार्ग की लंबाई महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात है। और NH47 ये इम्पोर्टेंट है, अहमदाबाद, इंदौर, नागपुर जैसे ये राज्य हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और इसकी लंबाई कितनी है? NH47 की, तो इसकी लंबाई 1006 किलोमीटर है। ठीक है ना। तो बस ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों को कल हो सकता है मैथ का वीडियो आप लोगों को मिलेगा
और बहुत जल्दी अच्छे टेक्निकल के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे। और अभी एडजस्ट करते रहिए, लेकिन ये है कैसा भी हो, मैटर आप लोगों को बहुत अच्छा दिया जाता है और कम समय में 1 घंटा के अंदर ही तीनों टॉपिक कवर किए और बहुत प्रश्न कवर किए होंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखा करें। और अगर वीडियो नहीं देखा है एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट, जीके करंट अफेयर्स, तो आप लोग देख सकते हैं। साइंस की वीडियो बहुत हैं, तो देख लीजिए, सभी प्लेलिस्ट में डाल रखी है। तो ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।